नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से याचिकाएं गई, करीब 70 याचिकाएं, और जिनमें कुछ सरकार के समर्थन की भी है, लेकिन ज्यादातर इस कानून को चुनौती देने वाली है, यानी कानून को रद्द करने की मांग करने वाली है। रद्द करने के पीछे जो ग्राउंड्स दिए गए उनसे सुप्रीम कोर्ट प्राइमा फेसी बेहद कन्विंस्ड दिखाई पड़ रहा है, यानी जो आधार बताए जा रहे हैं उन आधारों को सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है। और ये सवाल पूछा गया सरकारी वकील से, और ये कहा गया, चूंकि जो कपिल सिब्बल ने दलील दी उसमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन ये लोग अपीयर हुए, मुख्य रूप से जो कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएं हैं उनके वकीलों के तौर पर। और सुप्रीम कोर्ट में यही बात कही कि भाई ये अपने आप में न्यायिक सिद्धांत का विरोध कर रहा है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं है उसको तय करने का अधिकार दे दिया गया है जिला कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन है? वो सरकार का आदमी है। तो सरकार का आदमी वही तय करेगा कि ये वक्फ की संपत्ति है या सरकार की संपत्ति है। उससे आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो निष्पक्ष फैसला देगा? तो पहली बात तो ये टकराहट। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो अभिषेक मनु सिंघवी ने बात उठाई और जिसकी चर्चा शुरू से ही चल रही है, कि इसको इस आधार पर चुनौती दी गई है कि ये मौलिक अधिकारों के तमाम प्रावधानों का उल्लंघन करता है, समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का अधिकार करता है, आज़ादी के अधिकार का उल्लंघन करता है। उसके अलावा जो अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिले हुए हैं उनका उल्लंघन करता है। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के धार्मिक शिक्षण संस्थाओं को बनाने का अधिकार, अपने संपत्तियों के प्रबंधन का अधिकार, इस तरह के जो अल्पसंख्यकों के अधिकार मिले हुए हैं उनका ये उल्लंघन करता हुआ दिखाई पड़ता है। हालांकि दलील दी गई सरकारी पक्ष की तरफ से भी, तुषार मेहता ने जो सॉलिसिटर जनरल हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को महसूस कर रही है कि हाँ, इसमें तमाम प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। और चूंकि मौलिक अधिकारों के प्रावधान ऐसे होते हैं जो बहुत ही अहम है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो मौलिक अधिकारों के प्रावधान दिए गए हैं, और ये कहा गया है स्पष्ट रूप से कि इनका उल्लंघन किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है, और एक तरह से संविधान के मूल ढांचे के तौर पर इनको मान्यता दी गई है, और मूल ढांचे में संशोधन का अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। अब आज इस पर फिर बहस होनी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला जल्दी लेगा। और जो याचिकाएं हैं उन याचिकाकर्ताओं का भी की मांग ये है कि इस पर तुरंत कम से कम रोक लगाई जाए। तो इसकी पूरी उम्मीद दिखाई पड़ रही है कि शायद इस पर रोक लगे और इस सुनवाई को आगे भी अभी जारी रखा जाए। तमाम अभी बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर सुनवाई होनी है। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो एक चीज रही, महत्वपूर्ण खबर रही सुप्रीम कोर्ट में, एक वो रही। और आपने सुना होगा कि टाइमिंग देखिए, हमारे यहाँ की कुछ जांच एजेंसियां ऐसी हैं, उनकी टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक दूसरी खबर ये थी कि गुजरात में राहुल गांधी अपने 2 दिन की यात्रा पर थे, मंगलवार और बुधवार को, और उन्होंने वहाँ अपने तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहाँ पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी है, और ये है कि अब जो लीडरशिप है उसको कैसे डिसेंट्रलाइज किया जाए, यानी केंद्रीय नेतृत्व की ग्राउंड लेवल के नेतृत्व के साथ किस तरह से संपर्क हो, ये उनका अपना स्ट्रेटजी बन रही है। और गुजरात से एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है कांग्रेस पार्टी की, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। राहुल गांधी ने जुलाई में कहा था कि हम गुजरात को हराएंगे, वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में हो रहा है, उसके बाद फिर हफ्ते भर के भीतर दूसरी बार राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वहां सक्रिय हैं। ये सारी चीजें बता रही हैं कि गुजरात में क्या होने जा रहा है। और गुजरात से लोगों के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं, वहां गुटबाजी साफ दिखाई पड़ रही है। कहा जा रहा है कि संजय जोशी को बधाई देने पर पार्टी छोड़ने की धमकी दी जा रही है कि आप पार्टी से इस्तीफा दे दो। ये सारी चीजें बता रही हैं कि किस तरह से गुजरात में कांग्रेस पार्टी की मजबूती से भारतीय जनता पार्टी परेशान है। और परेशानी का सबब देखिए,
और टाइमिंग की जो हम बात कर रहे हैं कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये जो एजेंसियां हैं, इनकी एक्टिविटीज ये खुद कैसे सक्रिय हो जाते हैं जब सरकार को जरूरत रहती है। सीबीआई, ईडी ने चार्जशीट, नेशनल हेराल्ड के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसमें अभियुक्त बनाए गए हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी अभियुक्त बनाए गए हैं। सबको पता है वो क्या मैटर है। बड़े बड़े वकील ये कह रहे हैं कि उसमें कहीं कोई ऐसा मैटर नहीं है जिसमें इतना हाइप क्रिएट किया जाए, और कोई ऐसा नहीं है कि उसमें फाइनेंशियल फ्रॉड की बात हुई हो, आर्थिक अपराध की बात हुई हो। और खैर अगर हुई भी होगी तो वो कोर्ट में पता लग जाएगा, कितना ठहरेगा, क्योंकि इसमें बार बार सम्मन भेजा गया, पूछताछ की गई। अब चार्जशीट में क्या ईडी ने दाखिल की है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन उसको इतना ज्यादा हाइप क्रिएट किया जाना, और उसी दिन जब राहुल गांधी को वहां जाना है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, ये बड़ी खबरें चल रही हैं और जिनमें सरकार बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। बिहार में चुनाव की स्ट्रेटजी बन रही है। इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख घटक दल है, आरजेडी कांग्रेस की मीटिंग हो रही है, एनडीए में लगातार फूट पड़ रही है। तो ये सारी खबरें परिदृश्य से बाहर रहें, इसके लिए ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां अपने काम में लग जाती हैं। तो एक और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में, और दूसरी ओर रॉबर्ट वाड्रा को भी सम्मन दे दिया गया। रॉबर्ट वाड्रा से भी लगातार दूसरे दिन पूछताछ हो रही है। किस मामले में पूछताछ हो रही है? जिस मामले में उनको हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्लीन चिट दे चुकी है। तो ये सारी चीजें, और हंगामा मचा रहा। इन्हीं सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने भी फिर हंगामा क्रिएट किया।